और सिसक के किस्तों के अंदर जीने का फ़ायदा कोई नहीं होता। तो मेरा ये सादी बात मानना है कि बजाय इसके कि आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिसमें आप सोचते रहे ये करना है नहीं करना है, असेसमेंट्स के अंदर रहें, आपको जो ठीक लगता है आप वो करें और खुल कर करें। इतनी आज़ादी आपको होनी चाहिए, वो लिमिट्स आप क्रॉस ना करें जो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी और को भी फिर आप ना करने दें। इसमें गैर जानिबदारी जो है ना, वो मुझे बाद औक़ात तो मुझे जुर्म लगता है। न्यूट्रल होने का गुनाह जो है वो मेरे से तो नहीं होता, शुरू से नहीं होता। यानी मैं जब स्कूल में पढ़ता था और मैं ताल्लुकात भी होते थे बच्चों के आपस में भी, आपको पता होते हैं। कई दफ़ा मुझे बच्चे ब्लैकमेल करते थे, कहते थे कि यार तू ना बताई, तेरी बड़ी मेहरबानी, अगर तेरे से पूछें तो मेरे से पूछा तो मैं बता दूंगा। अगर मेरे से बात कोई पूछेगा तो मैं सही वाली बात बता दूंगा, ना पूछे तो अलग बात है। हाँ। तो वो मैं शुरू से मुझे ऐसा लगता था कि आपको राइट साइड पे खड़े होना चाहिए। आपका दोस्त भी गलती करता है और आपका दोस्त जो नहीं है उसके साथ वो ज्यादती करता है, तो फिर आप बताएं कि तूने ज्यादती की और उसके साथ की है। तो न्यूट्रल आप नहीं रह सकते इस बुनियाद के ऊपर कि आपने बैलेंस करना है और अपने ताल्लुकात को आपने बचाना है। आप न्यूट्रल रह के ना चंद ताल्लुकात को बचा लेते हैं, लेकिन आप बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों की दिलादारी कर देते हैं। देखें ना, जब आप न्यूट्रल बनते हैं तो होता क्या है? सबसे पहले आप न्यूट्रल बनते इसलिए कि आप दो लोगों की लड़ाई से अपने आप को बाहर रखना चाहते हैं। हालांकि आपको पता होता है कि इनमें एक ठीक है और इनमें एक गलत है। हर लड़ाई में एक आधा ठीक और एक आधा गलत ही होता है ना, हालांकि दोनों अपने आप को ठीक कह रहे होते हैं, लेकिन आपको पता होता है ज़्यादातर लोगों को ठीक कौन है और गलत कौन है। तो आप अपने आप को उस लड़ाई से बाहर रखते हैं इसलिए कि आप दोनों से ताल्लुक बचाना चाहते हैं। लेकिन जितने लोग उस लड़ाई से इफेक्ट हो रहे होते हैं ना, जितने लोग उस लड़ाई से इफेक्ट हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे आपकी न्यूट्रलिटी को अच्छी नज़र से नहीं देख रहे होते। तो मैं क्योंकि टीवी पे प्रोग्राम करता हूँ, आजकल तो बंद है लेकिन अभी फिर शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं लोगों के लिए एक टूटी फूटी जर्नलिज्म भी करता हूँ, सोशल मीडिया पे भी प्रोग्राम करता हूँ। तो उसमें जो लोग सुनते हैं ना, जो जितनी मुझे आती है सर उतनी मैं कर लेता हूँ सर। मैं हम तो सीखते हैं आपसे, एग्जैक्टली। जितने ये लोग उसके दायरे में आते हैं ना, वो सारे इफेक्टिव होते हैं जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं। वो फिर माइंड करते हैं, उन्हें लगता है कि ये क्या है यार, सबको बंदे को भी नजर आ रहा है कि ये क्या, और वो उसके बीच में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यानी आपको पता है कि ए ने बी के साथ ज्यादती की हुई है, आप बिठाकर ए और बी को कह रहे हैं कि भाई ज्यादती तो हुई है लेकिन मैं नहीं कह सकता, आप लोग आपस में खुद करें। तो इसमें थोड़ा सा इसमें मुनाफकत निकाली जाए ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मिसाल दे देता हूँ। लोग हमें अमेरिका की और बरतानिया के मीडिया की मिसालें देते हैं, तो बड़ा न्यूट्रल मीडिया है, बड़ा बैलेंस मीडिया है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, आप अमेरिका को ज़रा अफगानिस्तान बनाएं थोड़े दिन के लिए। फिर अमेरिकन जितने अखबार और टेलीविज़न हैं, CNN है और फॉक्स है और बाकी बहुत सारे, फिर उन्हें कहें जी आपने उसी तरह की रिपोर्टिंग करनी है जैसी आप इस वक्त कर रहे हैं। पहले उनको अफगानिस्तान बनाएं, फिर कहो उन्हें करें भाई वो अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, अफगानिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। आप ज़रा बरतानिया को पाकिस्तान बनाएं पहले, पाकिस्तान जैसे हालात, पाकिस्तान जैसे लीडर्स, पाकिस्तान जैसा सलाब, पाकिस्तान जैसी बैड गवर्नेंस, पाकिस्तान जैसी तमाम बुराइयां आप बरतानिया के अंदर पैदा करें पहले, फिर आप BBC को कहें कि वही वाली रिपोर्टिंग करो जो तुम करते हो। नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप करप्शन का जैसा ये केस पनामा स्कैंडल है, ऐसा आप एक केस किसी अमेरिकी सियासतदान का निकालें और फिर अमेरिकन मीडिया को कहें कि इसको तुमने बैलेंस करना है दूसरी सियासी जमात के साथ, अमेरिकन मीडिया उसकी दुर्गत बना के रख देगा, उसकी वो हालत कर देगा कि उसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी कहीं पे। हम तो यहाँ बैलेंस कर रहे हैं ना, असल में वहाँ पे ऐसे केसेस निकलते ही बहुत कम है, और जिसका निकलता है ना वो फिर बंदा ही निकल जाता है, तो वो उसके बाद फेस ही नहीं करता, या तो वो जेल में डालते हैं, पकड़ के सजा देते हैं उसको जो पकड़ाया। तो इसमें थोड़ा सा अब ये जो न्यूट्रलिटी वाला चौंचला है ना, ये आपको सौदा बेचा गया, और जिन्होंने आपको बेचा है ना वो गलत बेचा है, ये नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी सी आवाम के लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके थ्रू कि सच और झूठ का आजकल सोशल मीडिया पर पता भी नहीं चलता ना हमें, वो आपको पता है? लोग बड़े सियाने हैं। हाँ नहीं, उनको पता है। PTV के एक एंकर हैं जिन्होंने अभी चंद दिन पहले वो थोड़ी रोते हुए उनकी वीडियो भी आई है जिन दिनों, नाम मुझे मेरे ध्यान से निकल गया सर उनका, उन्होंने कि मैं नहीं कर सकता, मतलब इमरान खान के खिलाफ जिस तरह ये कैंपेन चली जब मजहब का जैसे खेला शुरू किया। देखें, हर एक का ईमान और उसका ज़मीर उसके साथ है। वैसे यहाँ लोगों के ज़मीर जाके सिंध हाउस में जागते हैं नॉर्मली, मैंने वो जगह देखी है। अब
मैं इसको और थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए लोग बहुत समझदार हैं, आप जब बात करने लगते हैं ना तो उनको पता होता है, आपकी शक्ल देख के उनको पता चलता है इसके पेट में क्या है, इसके अंदर से निकल के आ रहा है, ये गले से बोल रहा है, पेट से बोल रहा है, दिमाग से बोल रहा है, दिल से बोल रहा है। लोगों को सब पता होता है, लोग बहुत समझदार हैं। हमारे लोगों की पब्लिक डीलिंग बड़ी कमाल है, उन्हें फौरन पता चल जाता है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, बल्कि ये भी पता चल जाता है होना कहेगा कि हाँ अब ये क्या करेगा, अब ये क्या कहेगा, लोगों को ये भी पता चल जाता है। बहुत समझदार है और आप लोगों को बेवकूफ़ भी समझ सकते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, हमारी कश्तियाँ गई अभी वहाँ पे सिंध में, तो वहाँ के MNA ने धमकाया हमारे लोगों को और उन्होंने व्हाट्सएप पे डाला, मैंने उसको ट्विटर पे भी डाला और उन्होंने कहा जी कि अपना ये सामान हमारे वाले करें और हम बताएंगे कि ऑपरेशन कैसे करने हैं। तो खुद तो वो कर नहीं रहे कोई काम, दूसरे जो करते हैं उनमें मुदाखलत करते हैं, तो हमने इनकार कर दिया। जो लोकल थे, हम पंजाब से लेकर गए हुए थे रेस्क्यू 1122 के जवानों को, रेस्क्यू वालों ने 2 दिन के अंदर 15 बंदे 2 दिन के अंदर 15 लोकल जो सिंधी हैं उनको ट्रेंड किया और वो जदीद कश्तियाँ बेहतरीन चला रहे हैं। अगर दिमाग काम ना करते हो तो वो कश्तियाँ चला सकते हैं इतनी शानदार, और वो चलाते हैं बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा जी इनको रिपेयर करनी भी सिखा दी है छोटी मोटी, इनको ये भी सिखा दिया कोई प्रॉब्लम हो इसको रिजॉल्व कैसे करना है, इनको उसकी फ्यूलिंग का बता दिया है, इनको इसका इस तरह ऑयल चेंज करना है वो भी बता दिया। 2 दिन के अंदर, यानी एक शाम और अगली सुबह, 2 दिन के अंदर उन्होंने ट्रेंड कर दिया उन्होंने 15 बंदे जदीद कश्तियाँ चलाने के अंदर। तो पाकिस्तानी समझदार लोग हैं, बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता चलता है कौन कहाँ से बोलता है। मेरा भी सर यही क्लेम है इस कौन से कि पता इनको है, जिसका लीडर ईमानदार है उसको पता है मेरा लीडर ईमानदार, जिसका लीडर चोर है उसको पता है। यार एक काम आप बड़ा मजे का करते हैं, आप उन्हें पूछते हैं कि दुआ करो कि ताड़ा बेटा जो है ना वो ये बन जाए, तो वो सिर्फ एक बंदे के सपोर्टरों ने दुआ की। हाँ वो अब देखें वो ये कितनी मजे की बात है, यानी वो लीडर वही है लेकिन मेरा बच्चा वैसा नहीं बनना चाहिए। सर इमरान भाई, मैं तकरीबन 6 महीने आइडिया ये सवाल अपने जहन में रख के सोचता रहा कि ये करूं कि ना करूं, और लोग माइंड करेंगे, लोग पसंद करेंगे, लेकिन वो पूरी दुनिया में बड़ा वो मतलब पसंद किया। हाँ नहीं, मैं वो मैंने क्लिप सुना, मैंने कहा यार आइडिया क्या इनके दिमाग में है, और आप वो पूछते थे ट्रैप करके बंदे को बड़े तरीके से उसको ला के उसके बीच में, जब वो दायरे में आ जाता था वो कहता नहीं मेरा बच्चा क्यों ऐसा होगा, तो वो फिर उस पे जो है ना उसको पता नहीं होता आगे मेरे साथ क्या होने जा रहा है। तो सर ये अल्लाह ताला की दी सलाहियत है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ठीक है। लोग मुझे यही कहते हैं कि तुम जब सवाल किसी से कर रहे होते हो ना, देख तुम आसमान की तरफ रहे होते हो, लेकिन आगे माइक किया हुआ है और ऐसे लगता है कि बस अपने मस्ती में मस्त है, लेकिन जो ही उसने गलत बात करनी है उधर ही उसने पकड़े जाना है। अल्लाह की दी सलाहियत है और आप लोगों से सीख रहे हैं बड़े जो हमारे सीनियर हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे सर मेरे थोड़े से चाहने वाले जो हैं दुनिया में फॉलोअर हैं, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की और ख्वाहिश का इज़हार किया कमेंट्स में भी, सोशल मीडिया पे, कि आप भी जो है ना सैलाब ज़रगान के लिए पैसा इकट्ठा करें। पहला सवाल आपसे ये है कि आपको डर नहीं लगा सैलाब के लिए पैसा इकट्ठा करते हुए, क्योंकि आपको पता है ये ब्लेम गेम जो कैसे करते हैं ये सियासतदान जो होते हैं, तो आपको थोड़ा आया वैसे जहन में कि कल को कोई इज्जत और जो है ना आपका इज्जत रिज़्क और ज़िंदगी, ये तो अल्लाह ताला का काम है, ये चाह के भी सारे लोग मिलकर किसी को जलील नहीं कर सकते एक आदमी को, और चाह कर भी किसी एक आदमी को सारे मिलकर इज्जत नहीं दे सकते। ये तो मेरे रब का काम है, और मैं ये सोच के कि मुझे लोग बेइज्जत करेंगे या मेरे पे लोग एलिगेशन लगाएंगे मैं काम करना छोड़ दूँ। सियासतदान जो ये ब्लेम वो भी लोग घेरते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। जी। मेरे वालिद साहब ने मुझे पैसे दिए, उन्होंने कहा इसको डोनेट करके आओ, सेविंग नहीं रखनी क्योंकि लोग भूख से मर रहे हैं। तो मैं चला गया दोस्त के पास, एक के पास जो ये फलाई काम करते थे, उन्हें मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ और अमाउंट अच्छी है मेरे पास, ये आप ले लें, और कुछ और दोस्तों को भी कहता हूँ वो भी आप लोगों को देते हैं, तो आप लोग इसको रिलीफ एक्टिविटीज़ को करें। तो उसने मुझे कहा कि जनाब ये ऐसे जान नहीं छूटनी, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, इसको एक दफ़ा देख लें, आप स्टडी कर लें इसको, और आप एक काम करें कि अल्लाह ताला ने आपको पहचान दी है तो आप ये काम भी करें। तो मैंने उसकी बात मान ली और हमने एक कैंप लगा दिया लाहौर में, बल्कि उसी ने लगा के दिया मुझे कैंप। उसी शाम को उसने कैंप लगाया, उसने कहा जी पैसे अपने पास रखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। और वो फिर हमें लोगों ने इतना ट्रस्ट किया कि हमारा कैंप एक दिन के अंदर भर गया। हमने वहाँ से ट्रक सामान के भरे, तो हमने कहा भेजने कहाँ पे, तो उसने कहा जी आप खुद जाएँ जल्दी पहले आप। जब मैं वहाँ गया, मैंने वो सूरत हाल देखी, फिर मैं फंस गया। फिर मैं वापसी पे सोच रहा था कि थोड़े दिन पहले मेरी नौकरी निकली है, मुझे इन्होंने नौकरी से निकलवाया है थोड़े दिन पहले। तो मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे इसी काम के लिए फारिग किया था, तो ये काम कर लेते हैं ना। मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा यार हमें फारिग किया गया है,
اور اس کام کے لیے شاید ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنجائش دی ہے, تو ان کا بہت شکریہ جنہوں نے کروایا فارغ. تو اب جتنا عرصہ کوئی نوکری نہیں ہے, یہ والا کام تو کرے نا دل لگا کے, پھر ہم اس کام پہ لگ گئے. ویری گڈ. اب میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کیوں نہیں اس میں حصہ ڈال رہے. عمران بھائی, ہوا ایسا کہ چند سال پہلے ایک چھوٹا سا پلاٹ لیا تھا آپ کے چھوٹے بھائی نے, بڑا بھائی کہہ لیں گے, چھوٹا ہم ایج پھیل رہی ہے, ٹھیک ہے. میں نے ایک پلاٹ لیا تھا چند سال پہلے. بائی چانس ایسا ہوا کہ سیلاب یہ معاملہ جب ہوا ہے نا, آفت آئی ہے, اس سے چند دن پہلے میں نے وہ کام شروع کروایا, گھر بنوانا شروع کروایا. میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میں ڈر کیوں گیا. تو میں نے کہا کل کو 10-20 سال بعد کبھی خدا نخواستہ کسی ایسے بندوں کی حکومت آ جاتی ہے جو مطلب بلیم گیم میں لوگوں کو گھیرتے ہوں, تو انہوں نے کہنا یار یہ جن دنوں سیلاب زدگان کے لیے چند فنڈ اکٹھا کر رہا تھا انہی دنوں اس نے گھر بنایا. تو میں ڈر گیا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے فالوورز, جو میرے چاہنے والے یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی, تو جو مجھے یہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, مجھے دینا چاہتے ہیں 10 روپے یا 10 لاکھ بھی, وہ عمران بھائی کو دیں. آپ کام کریں ہمارے ساتھ, آپ کام کریں ہمارے ساتھ, اور لوگوں سے جو آپ امانت لیتے ہیں نا, یہ گلے کا سانپ ہے, اس کو جتنی جلدی آپ اتار دیں اتنی اچھی بات ہے. بالکل. تو یہ امانتیں لوگ آپ کو دے کر جاتے ہیں, ان کو پہنچانا ہوتا ہے. میں کیوں بار بار جاتا ہوں سیلاب زدہ علاقوں میں, وہ 5-6 چکر لگ گئے میرے, اور اب تو جو ہے وہ میں ایک دن بیمار بھی ہو گیا تھا کافی. تو وہ میں صرف یہ دیکھنے جاتا ہوں کہ امانتیں پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی ہیں. ہر جگہ سے جہاں جہاں سامان جاتا ہے وہاں سے روزانہ ویڈیو منگا کے رات کو میں 1 گھنٹہ ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا پہنچا اور کیسے بانٹا گیا ہے. یہ گلے کا سانپ ہے, جتنا لوگ ہمیں سامان دے کر جاتے ہیں. اگر یہ اس کا غلط استعمال ہو گیا تو میں اس کے لیے رسپانسبل ہوں, اور میں کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑوں گا ٹیم کے اندر جس بندے نے کوئی اس طرح کی حرکت کی, اور یہ میں نے سب کو بتایا بھی ہوا ہے. تو لیکن الحمدللہ سارے والنٹیئر بہت اچھے ہیں, دل لگا کر کام کر رہے ہیں, اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں اور اپنی ایفرٹ بھی دے رہے ہیں. وہ ایک رضا بھائی ہیں ہمارے, میں ان کی تعریف کرنا چاہوں گا. ان کے بیٹے کو چوٹ لگ گئی 3 دن پہلے, وہ دادو میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا اور خیمہ بستی کو سنبھالنے کا کام کر رہے ہیں. اب انہوں نے ایک مسجد, بچے کو چھوڑ کے, ہاں انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی ہوئی ہے. ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کے دانت بھی ٹوٹ گیا, اور رضا بھائی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہاں بچے تیرے سے زیادہ مشکل میں ہیں, یہاں جو دادو میں بچے ہیں وہ تیرے سے زیادہ مشکل میں بیٹا, تو میری یہ ذمہ داری ہے, میں یہاں سے واپس نہیں آ سکتا, تو تم اپنا خیال رکھو, ڈاکٹر سے اپنے آپ کو چیک کرو, ٹھیک کرو, دوائی کھاؤ, اپنا خیال رکھو. یہ اور ان کے ایک باپ کے لیے اس کا بیٹا, اور رضا بھائی بہت پیارے آدمی ہیں, وہ وہیں بیٹھے. میں نے جا کے ان کو پکڑا, ان کو میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ گھر جائیں. کہتے نہیں عمران بھائی میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا اس وقت. انہوں نے وہاں مسجد بنوائی ہے, وہاں انہوں نے نلکے لگوائے ہیں. رضا بھائی وہاں پہ روزانہ کھانے کی نگرانی کرتے ہیں, اور اب لوگوں کو خیمے لگا کر دیتے ہیں. انہوں نے 2 خیمہ بستیاں بنا لی ہیں, تیسری کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایون لوگوں کو عارضی واش روم تک انہوں نے خود ڈیزائن کر کے وہاں بنوا کر وہ دے رہے ہیں, اور راشن الگ بانٹتے ہیں روزانہ. پھر روزانہ راشن لوڈ کروا کے بہت سارا بندے لگا کے کشتیوں پہ روانہ کرتے ہیں دور دراز ایریاز کے اندر جہاں پہ راشن نہیں پہنچ رہا. تو یہ وہ ان کی رضا بھائی اور ان کی ٹیم وہ روزانہ یہ کام کر رہے ہیں. اور لوگ بھی ہیں وہاں پہ, ہمارے امین بھائی ہیں وہاں پہ دادو کے, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. نیوی والے بہت اچھا کر رہے ہیں, ہمیں مدد کرتے ہیں. بلکہ نیوی والے کچھ 1-2 لڑکے ہیں وہ چترال سائڈ کے, وہ بہت دور دور جاتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پھرنے کا شوق ہوتا ہے, وہ دور دور جاتے ہیں, جب کسی کو اتارتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں. وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں واپس آ کے, جی ہم ایک جگہ دیکھ کر آئے جہاں پہ کوئی نہیں گیا, راشن بھی نہیں گیا, تو وہاں پہنچانا چاہیے. تو ہم پھر ان کو راشن دیتے ہیں نیوی والوں کو. وہ اس کو ہم نے ہلکے وزن کے بنائے ہوئے ہیں, 15 سے 20 کلو کے درمیان میں, وہ 18 کلو کا ہے, تو وہ ایک ہاتھ سے بھی اٹھایا جاتا ہے. تو وہ 50-60 راشن لے جاتے ہیں, لے جا کے وہ بانٹ کے دیتے ہیں. اچھا عمران بھائی, تھوڑا سا بتا دیں عوام کو کہ آگے آپ, مجھے یہ بھی پتہ چلا گھر بنانے جا رہے ہیں بلوچستان میں. یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے, ہم 500 گھر شروع کرنے والے ہیں, کیونکہ بلوچستان سے پانی اتر گیا. ہمیں کچھ ڈونرز نے کہا تھا کہ ان کے پیسے گھر بنانے میں استعمال کر دیں. تو وہ بلوچستان میں کیونکہ غربت بہت ہے, حالات بہت خراب ہیں, پانی وہاں پہ اتر گیا ہے, وہاں پہ گھر آپ بن سکتے ہیں. تو ہم نے وہاں سے کام کرنے کا فیصلہ کیا. وہاں پہ ڈیٹا مکمل ہو رہا ہے. ہماری پریورٹی یہ ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم ہے, کوئی لاوارث لوگ ہیں, یا کوئی بہت ہی غریب لوگ ہیں جو نہیں اپنے آپ کو سنبھال سکتے, ان کے گھر ہم پریورٹی کے اوپر بنائیں گے. جو تگڑے لوگ ہیں ان کی مدد کریں گے, لیکن بعد میں کریں گے. قوم کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ ذرا آپس سے نکل جائیں گے قوم. دیکھیں جو بلوچستان ہے وہاں پہ اگر آپ گھر بن کر مل جل کر محنت کریں اور سب لوگ مل کر کریں تو 2.5 ماہ میں 3 ماہ میں بلوچستان میں کافی حد تک وہ سیکیور ہو جائیں گے. اور سردی سے پہلے ان کو ایک کمرے کا اگر گھر مل جاتا ہے, پیسے گورنمنٹ دے دیتی ہے, یا جو عمران خان صاحب نے اکٹھے کیے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں ان کو, تو وہ اپنے گھروں کے اندر اگر چلے گئے کہ کمرے میں, تو وہ سروائیو کر جائیں گے.
ज़िंदगी का पहिया वापस आएगा, उनको चंद साल लग जाएंगे वापस अपने आप को पूरा भरपूर तरीके से लाने में। जो आपके पंजाब वाले हैं उनको भी अभी तकरीबन कोई 4-5 माह लग जाएंगे। ये सर्दियाँ उनकी बहुत मुश्किल हैं जो आ रही हैं पंजाब वालों। खैबर पख्तूनख्वा वाले जो हैं वो उनकी गवर्नमेंट उनको अच्छा संभाल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सर्दियाँ मुश्किल होंगी, लेकिन वो भी 6 माह की 8 माह के अंदर अपने आप को रिवाइव कर लेंगे। सिंध मुझे जो है ना वो कई साल तक ठीक होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सिंध में पानी उतरते उतरते कई इलाकों में 6 महीने लग जाएंगे, और फिर उसके बाद फसलों का क्या हाल होगा। नीचे ज़मीन बंजर है, उसके ऊपर रेत जमा है, या वो ज़मीन काबिल काश्त रही है या नहीं रही, ये सारी चीज़ें बाद में डिटरमिन होगी। और घर इतनी बड़ी तादाद में मुतासर हुए हैं कि अब सिंध की गवर्नमेंट पैसे भी नहीं देती, तो वो प्राइवेट तंजीमों के बाद उतने होते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा भी आप करेंगे तो सिंध को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा।